चलिए, तो उस केस में यदि हम इसको एक सिंपल ब्लॉक मान रहे हैं तो ब्लॉक का मास होगा अपना m। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं। अब तब आपको पता चलेगा कि आखिर इसके ऊपर जाना क्यों डिफिकल्ट है और यहां से नीचे आना आसान क्यों। अब उस खुद समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m है, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। आप लोग 9th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं ना सब लोग, क्लियर है? फ्रिक्शन क्लियर है कि नहीं? ऐसा बोले कि सर जब हाँ 9th क्लास तक जितना पढ़ाया गया उतना क्लियर है, ठीक है। और नहीं तो अभी थोड़ा सा उसका हम झलक दिखाएंगे कि फ्रिक्शन क्या करता है। सरफेस पे ब्लॉक यदि इधर जा रहा है, नेगेटिव तरफ डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन पॉजिटिव लगेगा, यदि ब्लॉक पॉजिटिव जा रहा है तो फ्रिक्शन नेगेटिव लगेगा। हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। अब आइए, तो अभी हम यहां पर ब्लू कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं वो उसका वेट है। ये है वेट मतलब mg। यदि उस ब्लॉक का मास कितना है m और ये mg, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे काम करेगा ध्यान से देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एंगल, अब यहां पर इस पॉइंट को O कह रहे हैं और इसको थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं कि एक पार्टिकल की तरह है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को P मान रहे हैं और यहां वाले पॉइंट को Q मान रहे हैं। तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से हम एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करें। इस नॉर्मल की क्या खासियत है बताइए? ये नॉर्मल जो मैंने ड्रॉ किया है इसकी क्या खासियत है? नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि ये जो ब्लू कलर से मैंने ऐसे ड्रॉ किया है ये इस कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमको एक चीज बता सकते हैं कोई कि ये एंगल कितना होगा? ध्यान रखिएगा, ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन? नॉर्मल, एन एंड एस। चलिए मेरे साथ ध्यान से देखिए, ये थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना, ये टोटल एंगल कितना? अरे कॉन्टेक्ट सरफेस से नॉर्मल है ये, टोटल एंगल बोलो, टोटल एंगल 90, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा? नहीं ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? आया? नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो, इतना अहंकार किस बात का? मैट्रिकुलेशन करने के बाद इतना अहंकार आ गया, बोलिए। नहीं समझ में आया? ये राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू ओ समझ में आया? उसमें ये एंगल 90 डिग्री समझ में आया? तो ये जो एंगल रेस्ट एंगल बचा ये 90 है, ये थीटा है, तो रेस्ट एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, ये लाइन इस सरफेस से क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उस सरफेस के साथ टोटल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। अब देखिए ये टोटल एंगल 90 है जिसमें से हम लोग तय कर चुके हैं कि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा? थीटा। इसका मतलब जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? नहीं समझ में आया? ये एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। मतलब कितने एंगल से इंक्लाइंड है। यदि थीटा 0 तो सरफेस फ्लैट, और यदि थीटा 90 तो सबसे स्ट्रिप वॉल की तरह खड़ा हो जाएगा, वो होगा, ठीक। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं थीटा कुछ है
थीटा कितना है? थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब ध्यान से हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। किसको रिजॉल्व कर रहे हैं? इस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। इस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट में। इस फोर्स को, कौन सा फोर्स? वेट कितना है? mg। इसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट ये होगा, ये कंपोनेंट, जो कि ये कंपोनेंट यहां दिखेगा, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा? एक कंपोनेंट ये होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि हमारे पास एक फोर्स है mg, जिसका एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है। तो ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो जो वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये वाला mg कॉस थीटा कह सकते हैं, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? mg साइन थीटा। अब ये फोर्स रिजॉल्व हो गया। फोर्स मतलब एक वेक्टर, क्योंकि फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। वो वेक्टर रिजॉल्व हो गया। तो अब ये दिखेगा कैसा? ध्यान से देखिए, ये दिखेगा mg साइन थीटा और इधर दिखेगा mg कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर दिखेगा ये mg कॉस थीटा, और ये जो दिखेगा, ये फोर्स, ये दिखेगा mg साइन थीटा। ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया। mg कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा? और एक फोर्स इधर क्या लगा? mg साइन थीटा। और ये mg साइन थीटा जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है ना? कौन सा? इस फोर्स का एक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट तो इससे बैलेंस हो गया, लेकिन ये कंपोनेंट बैलेंस नहीं हुआ। इसीलिए इधर से इधर जाना, यानी कि mg साइन थीटा आपको सपोर्ट कर रहा है। जब mg साइन थीटा एक सपोर्टिंग फोर्स मिल रहा है तो आपके लिए उधर जाना आसान है। लेकिन यदि इस सिचुएशन को देखेंगे तो हम mg साइन थीटा के अगेंस्ट जा रहे होंगे, क्योंकि mg साइन थीटा तो किधर लगेगा? डाउन, और हम जा रहे हैं अप। तो उस केस में हमारा ऊपर जाना मुश्किल है, डिफिकल्ट फील करेंगे हम जाने में, क्योंकि हमेशा एक कंटिन्यूअस mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है। अच्छा, जो हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, फ्लाईओवर पे जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या उसका थीटा कांस्टेंट होता है कि फ्लाईओवर का थीटा चेंज होता है? कौन कर रहा है चेंज होता है? झूला पे नहीं चलना है, फ्लाईओवर पे चलना है। वो पक्का 3 पहिया वाला लेके चढ़ा होगा साइकिल अपना। कौन है? अच्छा, हिमांशु ढक रहा है बात को। अच्छा, चेंज नहीं होता है ना? ठीक, चेंज, उससे तुम रुक गए, तब तक हम शुरू हो गए, उसके फिर बोल रहे हो कि नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ देखिए, फोकस कीजिए। तो आपको ये समझना है कि रेजोल्यूशन मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, लास्ट 1-2 क्लास हुआ था उसमें। रेजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर को हम उसके 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिलता है किससे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के ऐड करने से मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम रेजोल्यूशन में क्या करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं किसमें? वेक्टर ए और वेक्टर बी में ब्रेक करते हैं, उसी को रेजोल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर एक वेक्टर है, कौन सा? वेट, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर को रिजॉल्व करना हमको आता है, तो इसको रिजॉल्व किया किस में? एक इस कंपोनेंट में जो कि y में है और एक x में। यदि हम इस तरह से अपना एजम्पशन लेके चले, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखें तो एक हमारा नेगेटिव y में कंपोनेंट आया जो mg cos थीटा हुआ, और एक नेगेटिव x में कंपोनेंट आया जो कि mg sin थीटा हुआ। तो mg cos थीटा तो उसके नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो गया, लेकिन mg sin थीटा उसका बैलेंस नहीं हो पाया। ठीक है, तो mg sin थीटा के कारण ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड कर जाता है। इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो सरफेस प्रॉपर्टी है उसकी। मतलब जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा
तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। मतलब यदि हमारे पास दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं तब फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ऐसा बिना कॉन्टैक्ट सरफेस से कोई फ्रिक्शन एक्ट किया है आज तक? तो मान लीजिए कि दो सरफेस है, तो एक सरफेस ए है और एक सरफेस बी है। अब ये बी सरफेस ए के रिस्पेक्ट में नेगेटिव एक्स में जा रहा है। आप लोगों को साइन कन्वेंशन एकदम रटा होना चाहिए। नेगेटिव एक्स बोल रहे हैं तो एकदम क्लियर नजर आना चाहिए, दैट इज एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए रहना है हमेशा, नेगेटिव, ठीक है। ये हमेशा थ्रू आउट फिजिक्स आपको उसको यूज करेंगे, तो इसी के लैंग्वेज को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है कि इधर उधर। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं जाना है, आपको मोलोकी स्टेडियम जाना है, आप गए, किसी कोई ठेला वाला या रिक्शा वाला से पूछे कि भाई साहब बताइए कि मोलोकी स्टेडियम कहाँ है, तो क्या बोलता है पता है? ज़्यादा नहीं, 4 बांस आगे है। दूर दूर तक आपको बांस नजर नहीं आएगा, ठीक है। और आप खुद ही अपना स्केल बना रहे हैं, हाँ इतना होगा, नापते जा रहे हैं, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमको ऐसा, हम पॉजिटिव एक्स ले रहे हैं, नेगेटिव एक्स ले रहे हैं, पॉजिटिव वाई ले रहे हैं, नेगेटिव वाई ले रहे हैं, ये कन्वेंशन है, इसको हम लोग को एकदम फॉलो करना है। तो जब हम बोले कि जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस ए और सरफेस बी है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो नेगेटिव एक्स में जाना है, तो फ्रिक्शन लगेगा पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। अब बी स्टेशनरी है और ए को ध्यान से देखिए, ए जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस वही है, कॉन्टैक्ट सरफेस वही है जो पहले था, लेकिन रिलेटिव मोशंस के कारण और सिस्टम के कारण हमारा अलग अलग फोर्स होगा। यदि हम ए को छोड़ करके हम बी को देखेंगे, तो ए के रिस्पेक्ट में बी किधर गया? नेगेटिव एक्स, तो फ्रिक्शन किधर लगा? पॉजिटिव एक्स। अब हमारा सिस्टम चेंज हुआ, अब हम बी को नहीं देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में ए किधर गया? पॉजिटिव एक्स, तो फ्रिक्शन किधर लगा? बात समझ में आया? फ्रिक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो आप सोचेंगे उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो सोच लिए कि हाँ किधर लगेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है। आइए, तो अब यहां समझिए, तो इसके केस में mg sin थीटा जो एक नेट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट, क्योंकि y कंपोनेंट तो बैलेंस हो गया, तो जो x कंपोनेंट mg sin थीटा लग रहा है वो बैलेंस होगा किससे? फ्रिक्शनल फोर्स से। लेकिन चूंकि सरफेस कैसा है? स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। वो कुछ इस तरह की बात हो गई कि जैसे एक प्लेन ग्लास पर हम बर्फ को स्लाइड, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे ग्लास रखे हैं, इंक्लाइंड ग्लास है और उस पर हमने बर्फ को रख दिया है, बर्फ का एक क्यूब लिया है, उसको इस पर रख दिया, वो स्लाइड करता चला जाएगा, वो रुकेगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, इसलिए वो स्लाइड कर जाएगा। और स्लाइड किधर करेगा? नीचे, डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्लाइड करेगा, कभी ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। कभी आप ऐसा देखें कि हाँ ऊपर कर रहा है, भूत आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, भूत को ही पता है नीचे ही करेगा, तो डाउन स्ट्रीम नहीं करेगा, डाउन स्ट्रीम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि mg sin थीटा जो है एक्ट करेगा। अब मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है, तो mg sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो अभी कैसा था? प्लेन इंक्लाइंड ऐसा था, थीटा हमारा कुछ था, तो mg sin थीटा लगा उस पर, इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, स्लाइड कर गया। अब यदि ये थीटा घटते घटते 0 हो गया, तब तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अब इंक्लाइंड फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि थीटा क्या हो गया? 0। समझ गए बात को? इस केस में हमको ये समझना था कि अप स्ट्रीम में, मतलब यदि हम इंक्लाइन प्लेन के अप साइड में जाएंगे तो हमारे लिए जाना मुश्किल है, और यदि डाउन स्ट्रीम में आएंगे तो हमारे लिए आना आसान है। किसके हेल्प से समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स के। और उसमें कौन सा मेथड हम यूज किए? रेजोल्यूशन मेथड, यानी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हमें आता है तो हम पता कर सकते हैं कि क्यों वो नीचे जाना आसान है। समझ पाए? इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, और अलग अलग जरूर ड्रॉ कीजिएगा। यहां पर ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम को हम क्या एज्यूम करेंगे? सिस्टम इज एज्यूम्ड एज अ पार्टिकल, उसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये फिगर हो गया ए और ये बी, ठीक है। चलिए ड्रॉ कीजिए इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, स्पेस दे दे के लिखिएगा, क्योंकि घर जाकर फिर उसमें कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकें। इट को मेंटेन रखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर
जैसे हम इस साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव एक्स में लगा 10 न्यूटन फोर्स और पॉजिटिव एक्स में भी मेरे बॉडी पर लगा 10 न्यूटन फोर्स, तो सिस्टम किस में रहेगा? अपने स्टेट में रहेगा। मतलब यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, यहाँ रेस्ट स्टेट मान सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स में लगने वाला जो फोर्स है यदि इसके बराबर है तब तो मेरा साइकिल वहीं रुका रहेगा। ठीक है, तो हमको साइकिल लेके आगे बढ़ना है, पैडल हमें चलाना है साइकिल पे। तो पैडल चलाना है तो हमें पैडल के थ्रू जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे हम साइकिल पर, वो इतना जरूर होना चाहिए कि वो mg sin थीटा को ओवरकम कर ले, होना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है mg sin थीटा और हम भी 10 न्यूटन लगाएंगे, मेरा साइकिल वहीं रह जाएगा। हमको उसके आगे अगेंस्ट जाना है तो हमको f का वैल्यू हमेशा ज़्यादा करना पड़ेगा mg sin थीटा से। आप शुरुआत में स्पीड बढ़ा दिए, धीरे 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 स्पीड बढ़ा और फिर धीरे धीरे आप फोर्स लगाना छोड़ दिए तो धीरे धीरे स्पीड घटेगा। घटने के बाद क्या होगा, आप ऐसे जा रहे हैं और उसके बाद ओह ऐसे हो जाएंगे। कभी हुआ ऐसा? पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, तब तक में आप उसके बाद बोलेंगे मैं अपने आप की भी नहीं सुनता जब मैं इंक्लाइंड प्लेन पे चला जाता हूँ, बोलेंगे ऐसा। तो आप पैडल मार रहे हैं, साइकिल आपका आगे जा रहा है और आपने जैसे ही पैडल मारना छोड़ दिया वो पीछे, तो पीछे तो आगे जाने, आगे आप क्यों नहीं गए? क्योंकि एफ आपने जीरो कर दिया। और पीछे क्यों आप आ रहे हैं? क्योंकि mg sin थीटा हमेशा डोमिनेट करेगा वो, और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है। मास भी बॉडी का कांस्टेंट है, आपका मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, g तो कांस्टेंट है ही और थीटा कांस्टेंट होने के कारण sin थीटा कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। ये तब जाकर जीरो हो सकता है जब आप इंक्लाइंड होते हुए, फिर जब आप टॉप पे चले गए तो टॉप पे एंगल जीरो हो गया तो वहां mg sin थीटा जीरो हो जाएगा, तब नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्लोप में डाउन में आएंगे तो फिर mg sin थीटा आपको सपोर्ट करेगा। समझ गए मेरी बात को? इसीलिए यहाँ पर हमको इसके डायनेमिक्स को समझना था, थोड़ा यहाँ जरूरी था, इंटरेस्ट था, इसलिए हम आपको बता दिए। ये सब चीज फिर से रिपीट किस में होगा? जब आप डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स में आप फोर्स को भी पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम सबको पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मात्र 200 क्वेश्चन इस पर बनाना रहेगा। हाँ ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। A force of 4 Newton is acting. A force of 4 Newton is acting 30 degree north of east. A force of 4 Newton is acting 30 degree north of east. 30 degree north of east. Find the component of 4 Newton. Find the component of 4 Newton along east and along north. Find the component of 4 Newton along east and north. Along east and north. Also express 4 Newton force in terms of unit vector. Also express 4 Newton force in terms of unit vector. In terms of unit vector. देखिए सब लोग यहाँ पर देखिए, 2 मिनट यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे इसको। ये हमारा ईस्ट है तो ईस्ट को हम लोग एक्स एक्सिस ले सकते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, इसको हम लोग वाई एक्सिस ले सकते हैं। ये हमारा वेस्ट है, इसको हम एक्स डैश ले सकते हैं। और ये साउथ, ठीक है, इसको वाई डैश ले सकते हैं। तो एक फोर्स जो है 4 न्यूटन का वो एक्ट कर रहा है। इस फोर्स का नाम हम मान लीजिए एफ रखते हैं, तो एफ बराबर 4 न्यूटन है उसका मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन। और वो नॉर्थ ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री ईस्ट बना रहा है। अब इसका कॉम्पोनेंट लेना है, जैसा हम लोग जिस पहले भी किए हैं उसी तरह इसका भी कॉम्पोनेंट ले सकते हैं। तो इसका कॉम्पोनेंट लेने के लिए
एक कंपोनेंट यहां हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका ईस्ट कंपोनेंट कह लीजिए या एक्स कंपोनेंट कह लीजिए, तो ये होगा f cos 30 होगा। इसको क्या बोलेंगे, fx मतलब x कंपोनेंट ऑफ फोर्स f, ठीक है। तो fx कितना आ गया, f cos 30। अब इसका y कंपोनेंट हमको लेना होगा, तो y कंपोनेंट ये है, और इसी को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो हमें ये दिखेगा। और आपको पता है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पैरेलल शिफ्ट किए, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, ये इसका fy कंपोनेंट होगा, और ये क्या बन जाएगा, f sin 30 डिग्री होगा इसका y कंपोनेंट, और ये x कंपोनेंट। तो हम यदि फोर्स को लिखना चाहें f को, तो f इज इक्वल टू f cos 30 i कैप ले सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, i कैप, इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, j कैप होगा। तो यहां पर f cos 30 i कैप प्लस f sin 30 j कैप ले सकते हैं हम ये, ठीक। f यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको पता है 4, तो 4 cos 30 का वैल्यू 1/√3/2 ना, √3/2 i कैप और प्लस 4 इंटू 1/2 j कैप। तो यहां से फोर्स F जो निकलेगा, F इज इक्वल टू 2√3 i कैप और प्लस 2 j कैप, ठीक है। तो ये फोर्स को हम लोग उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए। तो जैसा आपने डिस्कस किया था इससे पहले, अभी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, फोर्स का x कंपोनेंट निकालिए और y कंपोनेंट निकालिए, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा और नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा वो निकालना था। तो ईस्ट के डायरेक्शन में f cos 30 आया, और वो कितना हुआ 2√3 i कैप, और y के टर्म में कितना आया 2 j कैप, ये y एक्सिस के अलॉन्ग हुआ। अब हमको इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो फोर्स को हम उसको रिजॉल्व कर लिए, अब यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो हमें इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखने के लिए, तो f बराबर, पहले हम वही समझ लेते हैं, f बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ f इंटू एफ कैप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ ना बोलिए। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा वेक्टर f वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, और ये क्या हो गया यूनिट, हाँ ठीक है, यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f, जो उसका दैट इज इट represents the direction of वेक्टर f। वेक्टर f का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि f कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, बोलिए, क्योंकि f कैप का डायरेक्शन वही होगा जो f वेक्टर का डायरेक्शन है। बस अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि f वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा क्योंकि वो यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन f कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, हमें ये पता है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो f कैप निकल सकता है ना। तो यहां पर यदि हम f कैप निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर f डिवाइड बाय मॉड ऑफ f वेक्टर, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो यहां पर ध्यान से देखिए f वेक्टर, तो f वेक्टर 2√3 i कैप और प्लस 2 j कैप, डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को, तो 4 यहां देंगे, इक्वल टू 4 को इससे डिवाइड करेंगे √3 i कैप और प्लस 2/4 j कैप। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, √3/2 i कैप और प्लस 1/2 j कैप, ये f कैप। अब आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि ये जो हमारा f कैप वेक्टर आया है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 1 होने के लिए हम क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यदि कोई वेक्टर हमको x और y में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो एफ कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है रूट अंडर, तो ये होगा एफ कैप का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस एफ कैप का वाई कॉम्पोनेंट, तो इक्वल टू रूट अंडर एक्स कॉम्पोनेंट कितना है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, ये होगा कितना 3/4 और प्लस 1/4, तो फाइनल रिजल्ट जो एफ कैप निकलेगा मॉड बराबर रूट अंडर, ये बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो गया 4/4 इक्वल टू रूट अंडर 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये आ गया जो भी उसका न्यूटन है तो न्यूटन आ गया। इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 1, आना भी चाहिए। समझ पाए हैं? तो इस फोर्स वेक्टर को हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिए और उसके यूनिट वेक्टर के टर्म में उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन लिखिए, द सिस्टम विल बिकम इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है 10√2 जो कि कितने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और एक दूसरा फोर्स कौन सा है 10 न्यूटन का जो कि 37 डिग्री एक्ट कर रहा है किस पर, साउथ ऑफ ईस्ट पर। आपको इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकालना है और थर्ड फोर्स निकालना है जो कि इस फोर्स को बैलेंस करे। बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जस्ट हम आपको बता देते हैं क्या होता है, जस्ट 2 मिनट में आप जानते हैं ऑलरेडी, बस हमको उसको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं, आप ऑलरेडी उस चीज को जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो बॉडी यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यदि मोशन कर रहा है तो, और यदि मान लीजिए बॉडी पर नेट फोर्स 0 है और बॉडी मोशन कर रहा है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यदि बॉडी जिस स्टेट में है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड पर है तो उसी में मेंटेन रहेगा वो। कब? जब बॉडी पे नेट फोर्स क्या है 0। तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब यदि किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जैसे मान लीजिए हम बॉडी है, मेरे पर एक नेगेटिव एक्स में फोर्स लग रहा है, एक पॉजिटिव एक्स फोर्स लग रहा है, एक मान लीजिए पॉजिटिव वाई में लग रहा है, एक नेगेटिव वाई में लग रहा है, और सारे फोर्सेस तो जो एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्सेस है वो एक्स एक्सिस में बैलेंस होंगे, जो वाई एक्सिस में लगने वाला फोर्सेस है वो वाई में बैलेंस होंगे, और यदि नेट फोर्स मेरे पर लगने वाला 0 हो जाता है तो हम किस में कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे, और वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है। तो अब यहां पर 2 कंडीशंस दिए हुए हैं, एक तो फोर्स लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, तो सिचुएशन क्या है देखिए, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, आराम से समझते हैं। तो पहला फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का है, तो ये जो फोर्स है इसको F1 बोलते हैं, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10√2 न्यूटन, और ये नॉर्थ ईस्ट में एक्ट कर रहा है। इसका डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन देखिए उसमें लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये एंगल कितना होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली 20 से पास करेगा, 45 होगा। सेकेंड फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन दिया हुआ है, और वो 37 डिग्री किससे है, साउथ ऑफ ईस्ट। तो यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करें और ये एंगल 37 डिग्री होगा क्या, और ये F2 फोर्स इसका नाम दे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन है। अब ये 37 डिग्री पर है और ये 45 डिग्री पर है। हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इसको कंपोनेंट मेथड से रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए ध्यान से, सब लोग यहां पर ध्यान से देखिए, एक कंपोनेंट हम लेंगे तो एक एक्स में लेंगे और एक वाई में, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये जो आएगा किसका, इसकी बात कर रहे हैं F2 का, तो ये क्या होगा F2 cos 37 होगा। ये इसका यदि एक कंपोनेंट आएगा
तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। तो ये F2 cos 37 ये वाला फोर्स हो गया, इसका इस फोर्स का एक y कंपोनेंट होगा, ये जो कि ये y कंपोनेंट को हम पैरेलल शिफ्ट करने से आएगा। तो ये होगा कितना, F2 sin 37 होगा। तो एक कंपोनेंट y ये हो गया और एक कंपोनेंट x ये हो गया, तो ये फोर्स रिजॉल्व हो गया। तो अब हम इसमें इसकी Fy की बात करेंगे और Fx की बात करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि F2 फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, F2 cos 37 आई कैप होगा प्लस F2 sin 37, ये नेगेटिव आई में जा रहा है तो माइनस जे कैप होगा। तो माइनस जे कैप। अब हमको F2 का मैग्नीट्यूड पता है 10 और cos 37 कितना 4/5 आई कैप प्लस F2 फिर 10 और sin 37 3/5 जे कैप माइनस में। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव y में लग रहा है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 टाइम्स में नहीं 8 आई कैप और प्लस ये हो जाएगा 6 जे कैप माइनस में। ठीक है, ये F2 फोर्स आ गया, F2 का रेजोल्यूशन हो गया। अब हम बात करेंगे F1 का। तो F1 के लिए यहां पर जिसको ड्रॉ करेंगे, तो ये वेक्टर कौन सा, ये वाला, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, F2 यानी कि सॉरी F1 इंटू cos 45 होगा और इसका y कंपोनेंट बनेगा। तो y कंपोनेंट ये है और ये कितना होगा, F1 sin 45 होगा। तो अब हम यदि बात करेंगे F1 का, तो F1 फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F1 cos 45 आई कैप और प्लस F1 sin 45 जे कैप। F1 कितना है 10√2 इंटू 1/√2 आई कैप और प्लस 10√2 इंटू 1/√2 जे कैप होगा। दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि एक पॉजिटिव x में है, एक पॉजिटिव y में है। तो यहां से कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां आ गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये F1 आया। तो F1 और F2 हमारे पास निकल गया। तो मान लेते हैं लेट F बी द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2। तो F1 कितना है, F1 10 आई कैप और प्लस 10 जे कैप प्लस F2 8 आई कैप प्लस या माइनस, यहां लिख देंगे इसको -6 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं यहां पर, इसके साथ ऐड हो जाएगा और जे कैप के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनल यहां पर जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 + 8 दैट इज 18 आई कैप और यहां क्या होगा 10 - 6 जे कैप। तो यहां हो गया 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो उनको रिजल्ट निकालने से आया वो आया। आप इसको देख करके बता सकते हैं। ध्यान से समझिए सब लोग, यहां पर अभी लिखिए मत, ध्यान से देखिए, 2 मिनट सुनिए पहले अच्छे से, उसके बाद आराम से आप लिख लीजिएगा, टाइम देंगे हम। मेरा ये कहना है कि आप फोर्स F1 जो है, F1 फोर्स को देखकर क्या कह सकते हैं, F1 फोर्स किधर, किस प्लेन में है, किस प्लेन में एक्ट कर रहा है ये प्लस आई कैप और प्लस जे कैप के, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। और जो F2 फोर्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, फोर्थ में। क्यों, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट का जो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, रिजल्टेंट किस प्लेन में होगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो उसका रिजल्टेंट किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं। ठीक है, अब यदि हमको इसका एंगल निकालना है कि tan अल्फा क्या है, tan अल्फा जो रिजल्टेंट वेक्टर f है वो x के साथ जो एंगल बना रहा है वो है। तो tan अल्फा बराबर होता है Fy अपॉन Fx। तो Fy कितना 4
और x कितना 18, लिखेंगे ऐसा। तो यहां से अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/18। हम इसका एंगल नहीं निकालना, हमको बस ये समझना है कि अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बोलिए, चूंकि x और y दोनों पॉजिटिव है इसलिए अल्फा का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। tan कब का पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। चूंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करें, यहां ध्यान से देखिए 2 मिनट के लिए। मान लीजिए क्योंकि ये फोर्स में रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट मान लीजिए ये फोर्स है, ये फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स F मान लिए, ये एंगल अल्फा है और अल्फा बराबर कितना है? tan इनवर्स कितना 4/18 है, और ये फोर्स F है और F कितना है 18i कैप प्लस कितना 4j कैप। अब हमको यदि एक थर्ड फोर्स निकालना है, ये फोर्स के अलावा थर्ड फोर्स निकालना है जो कि इस फोर्स को बैलेंस कर ले, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा, कौन सा है? F2 और F1 यदि ऐड होगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा। तो जब हमने ये निकाल दिया, ये F फोर्स निकाल दिया, इसका मतलब ना F1 है ना F2 है, सिर्फ ये फोर्स है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये F फोर्स जो कि 18i कैप प्लस 4j कैप है, और ये एंगल अल्फा है जो कि tan इनवर्स किसके बराबर है? 4/18 के। अब ये जो एक नेट फोर्स एक्ट किया है, उस नेट फोर्स को यदि हम बैलेंस कर ले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देना होगा। मान लीजिए कि ये F0 है, तो F0 should be नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर F होना चाहिए। नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? वो वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे नेगेटिव एक्स में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, राइट हैंड में यानी कि पॉजिटिव एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यदि मेरे बॉडी को बैलेंस करना है तो हमको पॉजिटिव एक्स में उतने ही अमाउंट का फोर्स देना पड़ेगा और डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट देना होगा। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स वाई में दे दिया है और एक 10 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लग रहा है नेगेटिव एक्स में और एक वाई में लग रहा है, तो इस केस में ये फोर्स बैलेंस होगा? नहीं होगा, उसके जस्ट, इसीलिए इसके जस्ट अपोजिट। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये F0 है, वो F0 क्या है? F फोर्स का क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। तो क्या हम ऐसा -18i कैप -4j कैप ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो F किधर है? पॉजिटिव एक्स में, और उसको बैलेंस करने वाला जो F0 है, जो उसको इक्विलिब्रियम में लाएगा, वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा? उसके जस्ट अपोजिट। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये एंगल जो आएगा, ये एंगल, ये भी कितना होगा? tan अल्फा बराबर ये भी 4/18 होगा। क्योंकि ये -4/-18 होगा तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? उतना ही पड़ेगा। दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कितना? 4/18। और आपको पता है tan कब का पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। मेरी बात को समझ पाए? समझ आया? तो ये F0 क्या है? F0 बी द, इसको लिखेंगे F0 बी द फोर्स विच विल बैलेंस द F force and combinedly called equilibrium force। ठीक है? कौन कौन? तो F इज इक्वल टू हो जाएगा -F0। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वेक्टर का एक खासियत है। यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, जाके टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिएगा। नेगेटिव वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर यही बताया है। ठीक है? क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए।
कुछ नहीं पूछना है। टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है? tan थीटा क्या होता है? हाँ